हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो संविधान के प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। इस यानी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके यूपीएसआई एग्जाम में यानी ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। इसलिए इन प्रश्नों को जरूर देखें और एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। इसलिए आप इस प्रश्न को पूरा एंड तक जरूर देखें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। अब बात कर लेते पहला प्रश्न। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, या ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, या ऑप्शन डी राजीव गांधी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों के समावेशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपकी यानी इंदिरा गांधी थी। क्या कौन थी? इंदिरा गांधी। और ये कब जोड़े गए? तो आपके ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब? 1976 में ये जोड़े गए। और किस में? तो ये जोड़े गए थे 51 का में। किस में? 51 का में ये जोड़े गए थे। और जो 11वां, कौन सा 11वां यानी 11वां जो मौलिक कर्तव्य वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में। कब? सन 2002 में उसे जोड़ा गया। और ये क्या था? तो ये था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की, यानी क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधी ये कानून था। कौन सा? तो ये आपका यानी मौलिक कर्तव्य था। तो इसे यानी जोड़ा गया था। कब? और ये जोड़ा गया आपका 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जो 11वां मौलिक कर्तव्य है। और जो मौलिक कर्तव्य ये किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये लिए गए हैं आपके सोवियत संघ के संविधान से। कहाँ से? सोवियत संघ रूस के संविधान से। कहाँ से? रूस के संविधान से ये लिए गए हैं जो आपके यानी बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी हमने बताने की कोशिश की है। आपका इससे अलग एक भी प्रश्न यानी नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की कौन सी समिति ने की थी? ऑप्शन एसपी तलवार समिति, ऑप्शन बी वर्मा समिति, ऑप्शन सी राजा चलैया समिति, ऑप्शन डी आरबी गुप्ता समिति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी वर्मा समिति। कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान कौन सी समिति ने की थी? तो वर्मा समिति ने की थी। और ये जो जेएस वर्मा जो समिति थी ये यानी कितनी? 3 सदस्य समिति थी। कितनी? 3 सदस्य समिति थी। और ये कब बनी थी? तो ये बनी थी जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, तब ये यानी ये समिति बनाई गई थी। और इसी समिति की सिफारिश की थी कि कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधान बनाने चाहिए। किसके लिए? यानी कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए क्या बनाने चाहिए? यानी कानूनी प्रावधान बनाने चाहिए। किसने कहा? ये वर्मा समिति ने कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। वनों, झीलों और नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना है एक वैयक्तिक अधिकार। ऑप्शन बी विधिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी मौलिक अधिकार। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य।
वनों, झीलों, नदियों, वन्यजीव सहित प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना एक है यानी मौलिक कर्तव्य है। क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य ये किस अनुच्छेद में? तो आपके 51 क, किसमें? 51 क में ये यानी शामिल हैं, जिसमें 51 क का और ये कौन से नंबर का? तो ये यानी छठवें यानी 6 में ये आता है। और इसमें कहा गया है कि आपका जो ये है ये किस में आता है? तो 51 क के किसमें? 6 में आता है। और ये इसके अनुसार प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और उसके अलावा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। क्या? एक मौलिक कर्तव्य है। क्या है? एक मौलिक कर्तव्य है। और ये किसमें? 51 का में। और यानी भाग की बात की जाए, किसकी? भाग की बात की जाए तो यानी 4 का में। किसमें? संविधान के भाग 4 का में ये हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए थल सेनाध्यक्ष, ऑप्शन बी रक्षा सचिव, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और आपको बता दें कि ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 53 के तहत। किसके? अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या है? तो राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। और इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? यानी प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी कैबिनेट, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी मंत्री समूह। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर होता है। तो किसके ऊपर होता है? तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति के ऊपर होता है। और ये सुरक्षा का जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो दायित्व किसके ऊपर है? तो यानी किसके ऊपर है? तो ये राष्ट्रपति के ऊपर है। और ये तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। यानी जो राष्ट्रपति वो तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। और अनुच्छेद 74 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 74 के अनुसार, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता, राष्ट्रपति की सहायता मंत्रिपरिषद होगी के लिए मंत्री परिषद होगी। किसकी सहायता के लिए? राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। कौन होंगे? यानी प्रधानमंत्री होंगे। किसकी? राष्ट्रपति की यानी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख यानी कौन होगा? तो प्रधानमंत्री होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारत के संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। ऑप्शन बी राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। ऑप्शन सी केवल ए में उल्लिखित सदस्य, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों उल्लिखित सदस्य। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों में उल्लिखित सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। उसके अलावा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, जो अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन में ऐसे निर्वाचक गण यानी शामिल होंगे।
अब आपको बता दें कि जिस संसद के दोनों सदन, जिसमें आपका राज्यसभा लोकसभा दोनों में निर्वाचित सदस्य, उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उसके अलावा दिल्ली और पांडिचेरी, और क्या, पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी के क्या, यानी दिल्ली और पांडिचेरी के भी यानी सदस्य शामिल होंगे। कहाँ के? दिल्ली और पांडिचेरी के भी सदस्य शामिल होंगे किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 50 वर्ष, यानी ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 45 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन सी 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष, ऑप्शन सी सही होगा, 35 वर्ष होनी चाहिए। उसके अलावा यानी वह भारत के नागरिक हों, क्या हों? भारत के नागरिक हों। उसके अलावा लोकसभा सदस्य, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। क्या रखते हों? लोकसभा के यानी सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हों। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद जो आपका 58 है, इसमें कहा क्या आ गया है? तो इसमें कहा गया कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब यानी वह भारत के नागरिक हों, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का यानी योग्यता रखते हों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो ऐसे में राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी मान्यवादी, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी किसी राज्य के वरिष्ठतम राज्यपाल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो ऐसे में राष्ट्रपति का दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद जैसे मृत्यु या त्यागपत्र हटाए जाने पर रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा, जो अनुच्छेद 65 के तहत है। यदि किन्हीं कारणों से जैसे उपराष्ट्रपति यदि संभालेंगे तो कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद किस में बताया गया है? तो 65 में। उसके अलावा आगे बताया गया इसमें कि यदि किन्हीं जैसे और आगे इसमें यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर उसी न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध हैं। क्या? यानी या तो जैसे उपराष्ट्रपति, यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश। और यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उस यानी उच्च न्यायालय के कौन? वरिष्ठतम न्यायाधीश। कौन? वरिष्ठतम न्यायाधीश इस पद को संभालेंगे। किस पद को? राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे। और उसके बाद यानी राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेंगे। क्या करेंगे? राष्ट्रपति के यानी कृत्यों को संपादित करेंगे। और ये जो राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम किसमें बताया गया? तो ये अधिनियम बताया गया 1969 में। किसमें? अधिनियम 1969 में ये बताया गया है। और ये जो प्रक्रिया ये एक बार हो चुकी है। और ये कब हुई थी? सन 1969 में हुई थी। उस समय क्या हुआ था कि गिरी ने राष्ट्रपति के यानी किसने? गिरी ने यानी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। बाद में बीबी गिरी ने भी उपराष्ट्रपति पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। क्या किया था? यानी बीबी गिरी ने
क्या किया था? वीवी गिरी ने राष्ट्रपति और वह उपराष्ट्रपति के पद से क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। और इस कारण क्या हुआ था कि इस कारण न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, कौन? मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या बने? तो राष्ट्रपति बने। और ये कौन थे? तो ये थे राष्ट्रपति बने। और भारत का उच्चतम न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश थे उस टाइम। तो ये क्या बने थे? फिर राष्ट्रपति बने थे। और कब? 1969 में। उस समय जो राष्ट्रपति का पद था वो क्यों खाली हुआ था? तो वो हुआ था जाकिर हुसैन की मृत्यु होने के कारण क्या हुआ था कि वीवी गिरी कार्यवाहक उपराष्ट्रपति बने, लेकिन वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने उससे त्यागपत्र दे दिया और उनकी जगह फिर राष्ट्रपति कौन बने? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और कब? 1969 में। ये यानी एक बार प्रक्रिया हो चुकी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक, या ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन बी संसद। सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? तो संसद देती है। और ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 266 में। अनुच्छेद 266 के तहत विधायिका के बिना कोई व्यय या खर्च नहीं किया जा सकता। अर्थात सरकार को धन खर्च करने की अनुमति संसद प्रदान करेगी। कौन प्रदान करेगी? संसद प्रदान करेगी। और ये किस अनुच्छेद में बताया गया? तो ये 266 अनुच्छेद में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय गृह मंत्री, ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी भारत के उपराष्ट्रपति। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। जो केंद्रीय सतर्कता जैसे आयोग है उसकी स्थापना के संस्थान, कौन? के संस्थान की अध्यक्षता में गठित यानी भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा कब की? 11 फरवरी 1964 को की गई। कब? 11 फरवरी 1964 को की गई थी। और वर्ष 2003 में, कब? वर्ष 2003 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। कैसा दर्जा? संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब? संवैधानिक दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 2003 में। और इसमें क्या था? केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक अध्यक्ष और 2 आयुक्त। कौन? 2 आयुक्त होते हैं। कौन होते? 2 आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। किस पर? एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। और इस सिफारिश में समिति में कौन कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री, कौन? प्रधानमंत्री। उसके अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता, उसके अलावा गृह मंत्री। और कौन? तो गृह मंत्री। ये क्या होते हैं? ये सदस्य शामिल होते हैं इनकी यानी नियुक्ति करने में। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए आप अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें।
आपको बता दें कि ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो आपके यूपीएसआई एग्जाम के लिए ये मानो एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख लिया, तो ये मानो कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बनने के चांस रहेंगे, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपको बता दें कि आपका यानी जो एक प्रश्न है उसकी एक प्रश्न की वैल्यू 2.5 नंबर है, जबकि कभी भी कोई मेरिट लगती है तो उसमें जो यानी अभ्यर्थी से 0.0002 नंबर भी यदि कम होते हैं तो भी मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो ये तो 2.5 नंबर है। तो आप यानी प्रत्येक प्रश्न को महत्व दें, प्रत्येक प्रश्न को समझ के चलें। यदि आपको कोई प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको उसकी पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि जब तक आप अच्छे से पूछेंगे नहीं, अच्छे से प्रश्न को समझेंगे नहीं, तब तक आप अपने यानी एग्जाम में प्रश्न को अच्छे से कर नहीं पाएंगे। इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि प्रश्न आप जब ही अच्छे से कर पाएंगे जब आपको अच्छे से आता होगा। तो आप इसी चीज़ को ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तभी आपका एक अच्छा रिजल्ट बन पाएगा। और आप लगातार अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप यदि लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहेगी, जो आपकी यूपीएसआई एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। क्योंकि यूपीएसआई एग्जाम में पिछले भी जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी इसी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न आएंगे। तो आप बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो आप यानी अच्छे से इन प्रश्नों की यानी तैयारी करें और लगातार जुड़े रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने इसी यानी परिवार में जुड़ें। क्योंकि जब अपने परिवार में और भी अभ्यर्थी जुड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको अपनी कंपटीशन का पता चलेगा। क्या होगा कि कंपटीशन का कब पता चलता है, जब यानी कई अभ्यर्थी यानी लगातार जुड़ें और वो प्रयास करें। क्या करें, यानी जब यानी बहुत से अभ्यर्थी जुड़ते हैं और वो मतलब सब अपना अपना प्रयास करते, तो उससे क्या होता है, कंपटीशन होता है। जब कंपटीशन होता है तब हमें पता चलता है कि हमारी यानी किस लेवल की तैयारी है। इसलिए आप भी मेहनत करें और अपने जो आपके जैसे दोस्त हैं, जो आपके रिलेटिव हैं या आपके पहचान में जो यूपीएसआई की तैयारी करें, उन्हें भी अपने परिवार से जोड़ें। और जो आप ये प्यार हमारे प्रति बनाए हुए हैं, अपने इस परिवार के प्रति बनाए हुए हैं, उसे हम कभी भी यानी टूटने नहीं देंगे। क्योंकि जो आपका प्यार है वही हमारे लिए सब कुछ है, और इसके लिए हम दिनों रात मेहनत करेंगे और आपको सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे। चाहे हमें दिन में चाहे रात में हर समय मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपको सिलेक्शन दिलवा के रहेंगे। इसलिए आप मेहनत करें और हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। बस आप अपना सिलेक्शन लें और अपने परिवार का एक अच्छा जीवन चलाएं। और यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो और आप वीडियो अच्छे से समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। उससे क्या है कि हमें यानी एक वो पता चलेगा कि हम जो आपको समझाया, हमने आपको जो चीज़ बताई वो आपके अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो इस तरह से हमें इस चीज़ की जानकारी मिलेगी, और आपकी यदि हम समझा पाएँ और आप अच्छे से समझ पाएँ, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद।